Hello everyone. Here we meet again. Okay, so this is the third session of the real numbers. So we have started a series of the important questions and the questions which are highly likely to, come in the board examination. So we have started with real numbers, and this is the third session of the real numbers. We will have in total 12 sessions of real number, and for every chapter we'll have 12 sessions covering all the priorities, all the questions from the questionnaires, and so on. Okay, so let's go to the questions. Today's first question would be, okay, prove that square root 5 is an irrational number. Okay, same question can come in various ways. आपको बोला जा सकता है कि प्रूव दैट स्क्वायर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, स्क्वायर रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, स्क्वायर रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर, ऑल दो सच क्वेश्चंस उनके अमलगमेशंस भी हो सकते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल के कॉम्बाइंड कॉम्बिनेशंस जो हैं वो भी प्रूव करने आ सकते हैं, वो भी मैं आगे आगे आपको बताऊंगा। अभी के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म है स्क्वायर रूट टू, स्क्वायर रूट थ्री, स्क्वायर रूट फाइव। बेसिकली हर प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। इसके ऊपर बेस्ड भी एग्जाम्पलर में एक क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूँ। स्क्वायर रूट फाइव एक रैशनल इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव कैसे किया जाता है। देखिए, रियल नंबर्स में जो टेंथ तक पढ़ाया जाता है, रियल नंबर्स में दो ही कैटेगरी होती हैं, एक रैशनल नंबर्स और एक इरेशनल नंबर्स। तो अगर कोई नंबर रैशनल नंबर्स हैं तो वो इरेशनल नहीं है, और अगर वो इरेशनल हैं तो वो रैशनल नहीं है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्या मान लेते हैं, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी मान लेते हैं, यानी कि इसका कन्वर्स। वो क्या है कि लेट्स से दैट, या let's assume that, we are making an assumption, let's assume that square root 5 is a rational number। अभी मैंने आपसे कहा कि अगर कोई नंबर इरेशनल नंबर नहीं है तो वो रैशनल होगा, करेक्ट है। हमें ये प्रूव करना है कि ये नंबर इरेशनल है। मैंने इसका उल्टा मान लिया, और वो क्या है कि ये नंबर एक रैशनल नंबर है। अब कोई भी नंबर अगर रैशनल नंबर है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो ये साइन लगाएंगे आप, इम्प्लाइज दैट कि इस बात से हमें ये पता लगता है कि रूट फाइव कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो हमने रूट फाइव को क्या लिखा, पी बाई क्यू। तो इसके साथ आपको एक स्टेटमेंट लिखनी ज़रूरी होती है। वो क्या है स्टेटमेंट, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स या को प्राइम इंटीजर्स। जब को प्राइम की बात होती है तो वो इंटीजर ही होते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यूल स्क्वेयर बोथ साइड, so you can write 5 equals to p square upon q square, then you can write q square equals to p square upon 5। ओके, इसका क्या मतलब है, अब देखिए ध्यान से, ये समझने वाली बात है। आपको क्रैम नहीं करना है ये, क्योंकि ये आगे भी आगे आने वाली क्लासेस में भी आपको काम आएंगे। ये जो भी फंडे, जो भी कंसेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा, वो सब चीज़ें रिलेटेड होती हैं आगे आने वाली क्लासेस में। क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू पी स्क्वेयर अपॉन फाइव है। क्यू एक इंटीजर है, पी एक इंटीजर है, उनके स्क्वेयर्स भी इंटीजर होंगे। तो अगर पी स्क्वेयर बाय फाइव एक इंटीजर है तो इसका मतलब पी स्क्वेयर जो है वो पूरा पूरा कंप्लीटली, इट विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय फाइव। यानी कि फाइव की टेबल में पी स्क्वेयर आता होगा। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, दैट पी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय फाइव। मैंने तभी फाइव को पी स्क्वायर के नीचे लिखा ताकि आप ये स्टेटमेंट, ये जो है इस स्टेप से ये कंक्लूड कर सको कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई फाइव। अब थियरम है टेंथ में एक, लेकिन वो आपके सिलेबस में उसका प्रूफ नहीं है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई पी स्क्वायर देन इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई पी। और आप ये सोच भी सकते हैं कि अगर कोई नंबर है जो फाइव से किसी नंबर का स्क्वायर है जो फाइव से डिविजिबल है, जैसे से फॉर एग्जांपल 25 is a smaller example. Let's take 625, right? 625 is divisible by 5। तो 625 है क्या, 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो क्या 25 नहीं है, होगा ही वो। ठीक है, सो वी कैन से दैट p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5।
p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो अब अगर p 5 से डिविजिबल है तो आप लिख सकते हैं p इक्वल्स टू 5c। अब मैंने आपसे कहा कि 25 डिविजिबल है 5 से, क्योंकि 25 का स्क्वायर डिविजिबल है 5 से। तो 25 को आप 5 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। वो 5 इंटू 4 आ रहा है, 5 इंटू 4 5 आ रहा है, इट्स ओके, बट 5 इंटू समथिंग दैट फैक्टर इज c। तो अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो उस नंबर को आप लिख सकते हैं 5 इंटू सी। अब यहां से आप स्क्वायर करेंगे, व्हाट वुड वी गेट? अगर आप फिर से स्क्वायर करते हैं यू विल गेट पी स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। करेक्ट है। सो 25c स्क्वायर, अब पी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे। पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आई थी आपके पास? अगर आप यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो यू कैन से दैट पी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर। तो ये पी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। वी कैन से दैट 5 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। पी को एलिमिनेट कर दिया, क्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया, वी ब्रॉट क्यू इनटू द पिक्चर, राइट। तो क्यू स्क्वायर को आप 5c स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर क्यू स्क्वायर को 5c स्क्वायर लिख सकते हैं तो सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ये 5 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। सेम प्रोसेस, सेम बात, वही बात जो मैंने यहाँ आपसे बात की थी, वही बात आप यहाँ के लिए सोचो कि क्यू स्क्वायर एक इंटीजर है, सी एक इंटीजर है, तो क्यू स्क्वायर बाय 5 एक इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। सो इससे आप डायरेक्टली लिखेंगे दैट क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब क्या है? दैट क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब आपके पास दो स्टेटमेंट आई। दिस इज वन स्टेटमेंट दैट क्यू इज डिविजिबल बाय 5। लेट मी हाईलाइट इट। क्यू इज डिविजिबल बाय 5 और यहाँ क्या स्टेटमेंट आई थी? p इज डिविजिबल बाय 5। अब कोई दो नंबर जो एक ही नंबर से डिविजिबल हों, आप क्या बोलेंगे? दैट p एंड q आर both आर डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब क्या है? p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 5। p एंड q बोथ आर, ये एग्जैक्टली ऐसा ही लिखेंगे आप। बोर्ड एग्जाम में आता है, इस दिस ईयर ऑल्सो इट केम इन योर वन ऑफ द सेट्स। ठीक है, p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब दे हैव अ कॉमन फैक्टर, दे हैव अ कॉमन फैक्टर, उनके बीच में एक कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि वो दोनों को प्राइम है। दे हैव अ कॉमन फैक्टर ऑफ 5, राइट, तभी तो दोनों 5 से डिविजिबल है। बट आवर अजम्पशन वाज दैट दे आर को प्राइम, विच सेज दैट आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। कि भाई हमारी अजम्पशन गलत थी, हमने गलत माना कि √5 एक रैशनल है, हमारा अजम्पशन गलत था। इसका मतलब ये है कि √5 एक इज एन इरेशनल नंबर, √5 एक इरेशनल नंबर है। So this is how you proceed and this is how you represent the complete question. Okay, ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है और दिस क्वेश्चन वुड कम इनटू 3 मार्क्स। 2 मार्क में नहीं आएगा ये, 3 मार्क में आएगा। 2 मार्क में कौन से क्वेश्चन आएंगे वो भी बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और अगर कुछ भी आपको इसमें नहीं समझ में आता है तो यू कैन जस्ट कमेंट in the comment box so that I can explain it again. Okay, let's move to the next question. The next question, question number 2 of the session is find the H7 LCM of this and this using prime factorization 26, 65 and 117। मैंने आपको एक सेशन में बताया था कि 65, 117 ये ऐसे नंबर्स हैं जो आपको ध्यान रखना है कि किसके टेबल में आएंगे। अदरवाइज इट हैपन समटाइम्स कि वो हमें नंबर याद नहीं रहते। इफ आई डायरेक्टली आस्क यू कि 117 किसके टेबल में आएगा, यू माइट नॉट रिमेंबर इट। ओके, तो आप चेक करेंगे 2 की टेबल, 3 की टेबल, 5 की टेबल, 7 की टेबल, मतलब इवन नंबर की तो नहीं करोगे ऑब्वियसली, क्योंकि ओड नंबर इवन नंबर की टेबल में नहीं आएगा। बट स्टिल यू हैव टू यू नो बेटर किया वो याद रख सके। तो 117 इज द मल्टीपल ऑफ 13 एंड इट गोज ऑन 9। 13 इंटू 9 इज 117।
तो बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। मैंने आपको कुछ ऐसा सिमिलर क्वेश्चन पहले भी करवाया है। 26 को यू कैन राइट 2 मल्टीप्लाई 13। अगर आपको ये करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप वो वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। 26 2 1 3, 13 एक प्राइम नंबर है, 13 1 एंड दैट्स इट। सिमिलरली 65 को आप लिखेंगे 3 नॉट 3, यू विल राइट इट इज 5 इंटू 13। ठीक है, 65 को 5 इंटू 13 लिखेंगे, 13 5 ज़र 65। सिमिलरली 17 को आप लिखेंगे 9 इंटू 13। अब यहाँ 9 मत लिखना बिकॉज वी आर डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। तो 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, यू विल राइट इट एज 3 इंटू 3। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, HCF और LCM। तो HCF क्या आएगा इसका, HCF मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपको HCF निकालना है तो आपको मैक्सिमम जो भी इनमें कॉमन आ रहा है वो एक बार लिखना, वो तीनों टर्म के अंदर होना चाहिए। सो 13 ही एक ऐसी टर्म है जो तीनों में है, तो इसका HCF कितना आएगा 13। नाउ इफ आई आस्क यू द LCM, मैंने आपसे कहा था कि जो HCF आपका आ चुका है वो तो लिख ही देना है आपको, और उसके अलावा जितने भी नंबर बचे हुए हैं चाहे जितनी भी बार वो हैं आपको सभी लिखने हैं। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ, 13 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये जो भी आएगा वो आपका LCM होगा। चेक कर लेते हैं क्या आएगा, 2 इंटू 5 इज़ 10, 3 इंटू 3 इज़ 9, 13 इंटू 9 117 into 10, so which comes out to be 1170 is your HCF, LCM, and HCF is 13. I hope this is clear. कुछ भी issue हो you can just ping me up. All right, let's go to the next question. Question number 3 of this session. Three bells ring at the intervals of 6, 12 and 18 minutes. If all the three bells rang at 6 a.m, when will they ring together again? देखिए, मेरा अनुमान ये है, एज फार एज आई थिंक, इन दिस ईयर्स बोर्ड एग्जाम देयर वुड बी वन क्वेश्चन बेस्ड फ्रॉम चैप्टर 1 रियल नंबर्स, एंड दैट क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है, जहाँ आपसे HCF और LCM की बातें वो करेगा, और केस स्टडी का आना थोड़ा सा लेस लाइकली है, बट स्टिल देर आर टू थिंग्स विच आई एम हाईली लुकिंग फॉर। वन इज़ दी ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जिसमें बच्चों को डाउट होता है, प्रॉब्लम होता है कि भाई HCF निकालना है या LCM निकालना है, और सेकेंडली केस स्टडी। तो ये दोनों में से ही कुछ इस बार आने वाला है, दैट दिस व्हाट आई थिंक। ठीक है, लास्ट ईयर एग्ज़ाम थोड़ा सा इजी था, इस साल थोड़ा सा प्लस आएगा, और मुझे उम्मीद है कि 2 मार्क या 3 मार्क में डेफिनेटली एक ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ 3 बेल्स रिंग एट द इंटरवल ऑफ 6, 12 एंड 18 मिनट्स। 3 ऐसी बेल्स हैं जो एक बेल 6 मिनट के बाद रिंग करती है, दूसरी बेल 12 मिनट्स के बाद, और तीसरी बेल 18 मिनट्स के बाद। ठीक है, हमें ये बताना है कि अगर वो 6 बजे एक साथ बजी थी, तो आप एक बात सोचिए, सिंपल सी बात, 6 बजे बज चुकी हैं वो, मुझे मतलब नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि पहली बेल के बारे में बात करते हैं हम। बेल नंबर 1, बेल नंबर 2। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचोगे ना तो आपको टफ नहीं लगेगा ये क्वेश्चन। बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, बट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है स्टेटमेंट में और इन सब चीज़ों में। लेट्स थिंक अबाउट इट। बेल नंबर 1, आप मुझे बताइए कि अभी 0 मिनट में वो अगर वो बेल बजी है तो कितने मिनट बाद बजेगी वो, 6 मिनट बाद, उसके बाद 12 मिनट के बाद, उसके बाद 18 मिनट्स के बाद, उसके मिनट 24 मिनट्स के बाद, 30 मिनट्स के बाद, एंड सो ऑन, 36, ठीक है, 42 एंड सो ऑन। ये बजती रहेगी ऐसे, हर 6-6 मिनट बाद बजती रहेगी। अब बेल 2 की बात करते हैं। बेल 2 का क्या था, बेल 2 अभी बजी है तो 12 मिनट के बाद बजेगी वो, फिर उसके बाद फिर से 12 मिनट के बाद, तो 12 इंटू 2 24। बेसिकली आपको टेबल्स लिखने ही, और कुछ भी ज़्यादा इसमें नहीं होता है। तो 36, उसके बाद 48, उसके बाद 60, उसके बाद 72, उसके बाद 84 एंड सो ऑन। हर 12 मिनट के बाद बजेगी वो। नाउ कमिंग अप टू दी थर्ड वन, थर्ड बेल का क्या सिनेरियो है, वो हर 18 मिनट्स के बाद बज रही है। तो अगर अभी बजी है तो वो अब से 18 मिनट के बाद बजेगी, या मिनट्स लिख लीजिए, 12 मिनट्स एंड दिस इज 6 मिनट्स। ठीक है, तो हम यहाँ थे 18 मिनट्स पे, तो अब 18 की टेबल लिखेंगे आप, 36 मिनट बाद बजेगी ये। ठीक है, 36 के बाद 54, 54 के बाद 72,
एंड सो ऑन। ठीक है, 72 के बाद 90, 18 5 90, देन 108। इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फ्लो में बता दिया मैंने आपको कि टेबल लिखनी है बेसिकली। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये पता करना है कि अभी के बाद अगर वो बेल्स अभी बजी हैं तो कलेक्टिवली तीनों एक साथ फिर से कब बजेंगी। करेक्ट है, अगर वो बेल अभी 6 मिनट बाद बजी है तो ये जो सेकंड बेल है ये तो 12 मिनट बाद बजेगी ना। ये तो 6 मिनट से पहले बजने ही नहीं, ये तो 12 मिनट से पहले बजने ही नहीं वाली, और ये 18 मिनट से पहले नहीं बजने वाली। इसका मतलब मिनिमम 18 मिनट तो जाएगा ही। तो लेकिन 18 मिनट ये बज रही है, 18 मिनट बाद ये बज रही है, बट ये नहीं बज रही। तो आपको एक ऐसा कॉमन नंबर निकालना है जो सबसे कॉमन हो, सबसे छोटा हो और तीनों में कॉमन हो। वो नंबर कौन सा है। आप देखेंगे 6 नहीं है, 12 नहीं है, इन दोनों में 12 इसमें नहीं है, 18 इसमें नहीं है, 24 इसमें नहीं है, 30 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। वो नंबर कौन सा आएगा, नंबर 36। जो पहला कॉमन नंबर तीनों में है वो नंबर कौन सा है, 36। यानी कि 36 मिनट बाद, 36 मिनट्स के बाद वो तीनों बेल एक साथ बजेंगी। आई होप दिस इज क्लियर। अगर इसी सवाल को मुझे थोड़ा सा अपग्रेड करना हो ना, तो मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे ये बताओ कि वो तीनों बेल्स एक साथ तीसरी बार कब बजेंगी। तो आप क्या करोगे, आपने लीस्ट नंबर निकाल लिया 36, आप 36 का टेबल लिख दोगे। 36 × 1 36, 36 × 2 72, 36 × 3 108। तो 108 मिनट के बाद वो तीनों बेल फिर तीसरी बार एक साथ बजेंगी। इस तरीके से वो अपग्रेड कर सकता है क्वेश्चन, और इसी अपग्रेडेशन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि बोर्ड में वो पूछ सकता है। ठीक है, तो 36 मिनट इज आर आंसर कि भाई 36 मिनट के बाद वो एक साथ बजेंगी। अब अगर वो 6 AM पे बजी हैं तो आप क्या कहेंगे, 6 AM पे बज चुकी हैं वो बेल्स, अब वो 6:36 AM पर तीनों एक साथ बजेंगी। सो यू विल से दैट द बेल्स would ring at 6:36 AM again, together again. दिस इज योर कंक्लूसिव स्टेटमेंट। बोर्ड एग्जाम के हर क्वेश्चन में कंक्लूसिव स्टेटमेंट लिखना या आंसर मेंशन करना इज अ वेरी पॉजिटिव हैबिट, एंड इट ड्रॉप्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर कि भाई मैंने जो सोल्व किया है उसका कंक्लूजन क्या है। मैंने सोल्व तो कर दिया है, 36 आ गया, लेकिन कंक्लूसिव स्टेटमेंट क्या है, क्या कंक्लूजन निकाला मैंने कंक्लूजन ये निकाला कि द बेल्स वुड रिंग एट द 6:36 AM टुगेदर अगेन, कि वो तीनों बेल 6:36 पे फिर से बजेंगी। आई होप दिस इज क्लियर। ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे। अभी के लिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस सेशन टुडे इज प्रूव दैट 3+7√2 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये वो क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपसे कहा था कि ऐसे क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि आपको कहाँ कितना सिंप्लीफाई क्वेश्चन को करके दिखाना है एग्जाम में। 3+7√2, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क में आता है तो आप ये मान के चलेंगे कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको एक गिवन नहीं है। अगर आपको गिवन नहीं है और अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क में आता है तो आपको ये मान के ही चलना है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 तो इरेशनल है ही, और अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क में आएगा तो आपको √2 को प्रूव करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर। इसको आपको प्रूव करना पड़ेगा अलग से। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग दिस, अगर वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ये मेंशन कर दे कि √2 इरेशनल है, तब आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो मेंशन नहीं करता है तो एग्जामिनर चाहेगा कि आप प्रूव करके दिखाएं। ठीक है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जामिनर जो चेक कर रहे हैं उन्हें ऐसा लगा कि आपको शो करके दिखाना चाहिए था, एंड योर मार्क्स हैज़ बीन डिडक्टेड, ऑन 1 मार्क हैज़ बीन डिडक्टेड जस्ट बिकॉज वी डिड नॉट प्रूव इट कि √2 भी रैशनल है। हमें आता था, लेकिन हमने प्रूव इसलिए नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में कहा नहीं गया। उस मिसअंडरस्टैंडिंग में अगर हम 1 मार्क लॉस करते हैं तो वो लॉस हमारा है, एंड वी डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क, राइट। तो इस क्वेश्चन में √2 इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ।
अभी के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर ये रूट टू इरेशनल है तो मैं इस नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करूँ। कुछ बच्चे ये लिख देते हैं कि सर 3 रैशनल है, 7 रूट टू इरेशनल है, रैशनल प्लस इरेशनल इरेशनल आएगा इसलिए इरेशनल है। नहीं, आपको ऐसे प्रूव नहीं करना है। यू विल कंसीडर इट टू बी अ रैशनल नंबर। लेट्स अज्यूम दैट 3 plus 7 root 2 is a रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। 3 plus 7 रूट 2 को मैं लिख सकता हूँ p बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर सेम बात, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। ये हमने लिख दिया यहाँ, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, रूट टू को अकेला करेंगे। तो रूट टू को अकेला करने के लिए आपने 7 रूट टू को इधर रखा और 3 को उधर भेज दिया। 3 को आप उधर भेजेंगे तो जो चीज़ प्लस में है उधर जाकर माइनस में हो जाएगी। उसके बाद 3 के नीचे अगर कोई नहीं है तो कौन है, 1 है। और Q और 1 का अगर एलसीएम लेना पड़े तो एलसीएम Q आएगा, ऊपर आएगा P, इधर आएगा 3Q, ठीक है। अब ये रूट टू अकेला तो नहीं हुआ, मुझे तो रूट टू अकेला करना था। तो ये 7 जो मल्टीप्लाई में है वो राइट साइड में जाकर डिवाइड में जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 7Q। इस चीज़ को अब आपको ध्यान से देखना है कि ये क्या चीज़, ये क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं हम इससे से। आप देखेंगे, आप बोलेंगे कि सर P इंटीजर है, Q इंटीजर, मैंने बोला था ना को प्राइम है, को प्राइम है तो इंटीजर्स हैं वो। Q इंटीजर है, P इंटीजर है, तो उनका सब्ट्रैक्शन क्या होगा, इंटीजर होगा। Q इंटीजर है तो आप बोलेंगे सिंस P and Q are integers, therefore P minus 3Q upon 7Q is a rational number। अगर दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं आप तो एक रैशनल नंबर आता है, करेक्ट है। उसके बाद जो कंक्लूसिव स्टेटमेंट आप लिखेंगे वो क्या होगी, दैट एन रैशनल नंबर, एनी रैशनल नंबर, हमने प्रूव कर दिया है कि रूट टू इरेशनल है। मैंने बता दिया ना आपको, अगर ये 3 मार्क में है तो आपको प्रूव करना है, तो लेट्स से आपने कर दिया वो प्रूव। इसके बाद अच्छा, इस स्टेप के बाद करना है आपको प्रूफ, ये भी बता देता हूँ मैं आपको कि इस स्टेप के बाद आपको ये पूरा से फिर से करना है रूट टू को इरेशनल प्रूफ, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है कि एक इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू अ रैशनल नंबर। एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। और वही लाइन आपको फिर से लिखनी है जो मैंने आपको बताई थी कि आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, देयरफॉर 3 plus 7 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। आई होप दिस इज क्लियर। कब कहाँ क्या प्रूव करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, बट स्टिल आई थिंक दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6, prime find by prime factorization the LCM of the numbers 18, 18, 0 and 75, 75. Also find the HCF of the two numbers। देखो अगर LCM आ गया तो HCF फाइंड आउट करना मुश्किल नहीं है, हम वो प्रोडक्ट लो लगा सकते हैं उसमें। अभी के लिए LCM निकालना है, तो LCM निकालने के लिए मैं बेसिक मेथड क्या यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो आपको अलग अलग से करना पड़ेगा, ये मैं एक ही में वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं लगा सकता हूँ, राइट। तो आप क्या करेंगे, 5, मैं 2 से भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, राइट। तो मैं डायरेक्टली 5 से कर रहा हूँ बिकॉज ये नंबर के लास्ट में 0 है। इफ अ नंबर एंड्स विद 0 इट डेफिनेटली कंटेन्स अ फैक्टर ऑफ 2 and 5 बोथ। इस टाइप के क्वेश्चन भी किए हमने, तो 5 से डिविजिबल पक्का होगा ये, तो करके देख लेते हैं। 3 5 15, 3 1 6, 1 8 3, 3 0 6। अब ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, ये 6 से डिविजिबल है, यानी कि 2 और 3 दोनों से ही है, तो पहले मैं 3 से कर लेता हूँ। अच्छा, ये बचपन में ना बताते थे कि ये सबसे छोटे नंबर से शुरू करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको ये ध्यान रहे कि आप प्राइम नंबर्स कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि उसकी भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्राइम नंबर हो तो बेटर है, आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ आएगा 1 2 1 2। अब 3 से फिर से डिविजिबल है, 4 4 मत लिख देना इसको, ये एरर 404
हो जाएगा एक्चुअल में आपका। ठीक है। अगर आप 1212 को 3 से डिवाइड करते हैं, और बहुत बच्चे वो बीच में जो ज़ीरो है ना वो लिखना भूल जाते हैं, या उनको समझ नहीं आता ये ज़ीरो आया कहाँ से। सर 3 4 12, 3 4 12, 44 पे तो जा रहा है, लेकिन 44 को 3 से करेंगे तो 1200 के आसपास नहीं आएगा। अगर 44 को 3 से करेंगे तो 132 आएगा। ठीक है, तो आप ये सोच के देख लेना कि कौन से नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कम से कम 1200 के आसपास तो पहुंचूं मैं। वेग आइडिया लग जाएगा, रफ सा आइडिया लग जाता है, ताकि आप मिस्टेक ना करें उसमें। ठीक है। अब ये 404 आ गया, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, मुझे डायरेक्टली पता लग जाता है कि कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। मैं उस नंबर के सभी डिजिट्स को ऐड करता हूँ। अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है। तो मुझे पता है कि 4 से डिविजिबल होगा, तो मैं 2 से करूँगा इसको, क्योंकि मैंने कहा आपसे कि प्राइम नंबर्स को हम कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट वन इज 101। ओके। अब बाद वाला क्या है? बाद वाला नंबर 7575। 7575 देखते ही पता लग रहा है कि ये नंबर 5 से तो डिविजिबल होगा जी, तो कर देते हैं। 1 2 5 दैट इज 5, देन कम्स 1, देन 2 5 दैट इज 5। अब फिर से वो ज़ीरो वाला जो है ना हिसाब, वो ध्यान रखना। अगर मैं 1500 को 5 से करूँगा, 1500 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आई वुड बी नियरली, इट वुड बी नियरली अराउंड 7500, जस्ट एन आइडिया। सो 1515 इज करेक्ट। नाउ अगेन इट इज डिविजिबल बाय 5, सो आई वुड राइट 3 3, नहीं, यू वुड राइट 303। ओके, 3 से डिवाइड करेंगे 101। नाउ आई एम लीविंग इट हियर बिकॉज मुझे नहीं पता कि 101 किसकी टेबल में आता है। आई थिंक दिस इज़ अ प्राइम नंबर। अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये नहीं है तो अपने एलसीएम में वैसे भी आ जाएगा। ठीक है। तो 18 18 0 को आप लिख सकते हैं, 18 18 0 को यू वुड राइट 5 × 3 की पावर 2 × 2 की पावर 2। करेक्ट है। और 7575 को आप क्या लिखेंगे? 5 की पावर 2 × 3 की पावर 1। अच्छा, यहाँ 101 करना मैं भूल गया हूँ, वो वो कर दीजिएगा 101। करेक्ट है। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम। पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, बेटर रहेगा, राइट। तो एचसीएफ निकालोगे तो आप क्या करेंगे? जो भी हाईएस्ट मिनिमम पावर है या हाईएस्ट नंबर है, ऐसा समझ लो। तो मिनिमम पावर कितनी है? 5 की पावर 1। एक तो ये आएगा। इसको अलग पेन से कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे हम। अलग पेन कौन सा लें? ये वाला पेन ले लेते हैं। ऑल राइट। 5 का मिनिमम पावर कौन है? 5। 3 की मिनिमम पावर 1, 2 की मिनिमम पावर 0, और 101। ये क्या आएगा आपका? एचसीएफ। तो एचसीएफ आएगा आपका 15 × 101। तो 15 × 101 करेंगे तो कितना आएगा? 1010 प्लस 505, 1010 प्लस 505 विच इज़ 1515, 1515। ये आपका एच है। ये करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज एलसीएम में ये कैंसलेशंस होंगे। मेरे पास एच तो आ गया 1515। नाउ इफ़ आई टेक दी एलसीएम, तो मैं वो फंडा यूज़ करूँगा, एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 18180 इंटू 7575। करेक्ट है। तो एच सी एफ कितना है? 1515। एलसीएम मुझे पता नहीं है, मैंने इसको एलसीएम ही लिखा। 180, इसको आप सेम रहने दो। और 7575 में देखो, इसको आप लिख सकते हो 5 × 1515। ये मैंने लिखा इसलिए क्योंकि ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा 1515। तो जो बचेगा वो आपका एलसीएम होगा। बोर्ड एग्जाम में मैंने आपको लास्ट सेशंस में बोला था, जितनी कैलकुलेशन हो सके उतना इजी बनाने की कोशिश कीजिएगा, सो दैट वी कैन मेक इट फास्ट ऑल्सो। ठीक है। नाउ 180 को 5 से करेंगे तो 18,000 को 5 से करोगे तो 90,000। 90,000 तो वो, और 180 को 5 से करोगे तो 900 हो। सो 90,900, दिस वुड बी द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। फिर से देख लेना, इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा थोड़ा सा, और खुद से कर लीजिएगा, थोड़ा इजी हो जाता है। एक बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, the question number 6 of this session, which says that find the HCF and LCM of this
एंड वेरीफाई द रिलेशन ऑल्सो। अब पहली बात तो ये है कि आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है या उससे नहीं करना है या किसी और मेथड से करना है, आपको कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो इट इज़ ओपन एंड, आपके अकॉर्डिंग आप जिस भी मेथड से करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अक्सर जब ऐसा सवाल आता है तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन भी चूज़ करता हूँ और एलसीएम का जो बेसिक मेथड मुझे बचपन में पढ़ाया जाता है उसको भी यूज़ कर सकते हो आप। क्या करेंगे आप, टू से डिविजिबल, टू से डिवाइड कर देंगे, यहाँ आएगा 48, 20248, फिर टू से डिवाइड करेंगे 101 और यहाँ आ जाएगा 24, फिर टू से डिवाइड करेंगे 101 और यहाँ आ जाएगा 12, फिर टू से करेंगे तो 101 6, फिर टू से करेंगे 101 3, फिर थ्री से करेंगे 101 1 और लास्ट में 101 से करेंगे तो 1 1। तो एलसीएम जो होगा वो इन सब का प्रोडक्ट होगा। ये जितने भी नंबर आपने यहाँ लिखे हैं, दीज नंबर्स का प्रोडक्ट विल गिव दी एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम बोलेंगे कि 2 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5 2⁵ इंटू 3 इंटू 101, ये आपका एलसीएम है जी। फिर आपको कह रहा है कि एचसीएफ, अब एचसीएफ के लिए तो प्राइम फैक्टराइजेशन की ज़रूरत लगेगी, बिकॉज डिवीजन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपके यूक्लिड डिवीजन लेमा आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो अप्लाई ना करो तो बेहतर है। तो अब एचसीएफ के लिए आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 404 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू ये 202 आया था यहाँ, फिर 2 इंटू 2, फिर 101, करेक्ट है। और 96 को क्या लिखेंगे आप, 2 इंटू 48 आया, 2 इंटू 24 आया, 2 इंटू 12 आया, 2 इंटू 6 आया, 2 इंटू 3 आया 3। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो भी होगा हर नंबर की लोवेस्ट पावर हम लेंगे, यहाँ 2 की पावर 2 है तो यहाँ 2 की पावर 2, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया, 4। ठीक है, एचसीएफ आपका 4 आया है, एलसीएम आपका ये आया है। अब आपको वेरीफाई करना है कि क्या नंबर्स का प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल है या नहीं। तो मैं बोलता हूँ कि एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना आएगा। अच्छा, आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये भी ज़रूरी है। आप इसके प्रोडक्ट को इस रिलेशन को डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे। आप बोलेंगे कि पहले मैं एलसीएम इंटू एचसीएम निकाल लेता हूँ जी, फिर मैं आरएचएस वाला निकाल लेता हूँ, अगर वो दोनों इक्वल आ गए तो वेरीफाई हो गया, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, एलएचएस निकाल रहा हूँ। एलएचएस इज एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो 4 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 101। अब आप इसको प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट करेंगे, 2⁵ इज 32, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा वो आप देख लीजिएगा, 12 इंटू 32 इंटू 101। ये प्रोडक्ट आपको करना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए ज़रूर, ठीक है। और आरएचएस में क्या आएगा, इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आरएचएस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। नंबर्स कौन है हमारे पास, 404 इंटू 96। अब इनको ब्रेक करेंगे तो पता लग जाएगा आपकी 12 इंटू 32 इंटू 101 लिख सकते हैं। करके दिखा देता हूँ आपको, 404 को आप लिखेंगे 101 इंटू 4 इंटू 96, ठीक है। फिर आप इसको क्या लिखेंगे, यहाँ कर रहा हूँ मैं 101 इंटू, मुझे 32 चाहिए, 32 96 के अंदर होता है, 96 32 इंटू 3 इज 96, तो 96 को ब्रेक किया मैंने 3 इंटू 32 में, उसमें से एक 32 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, और ये क्या है 12, तो दिस इज 101 इंटू 32 इंटू 12। यही आपका एलएचएस था और यही आपका आरएचएस है, हेंस प्रूव्ड। तभी आप वेरिफिकेशन लिख सकते हैं। एक बात जो आप यहाँ ध्यान रखेंगे वो ये है कि जो भी क्वेश्चन हो प्रूविंग का, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का हो, चाहे वो किसी भी प्रूविंग के लिए बोला जाए आपको, तो एलएचएस और आरएचएस अलग अलग रखेंगे, ठीक है। और उन दोनों को अलग, मतलब उन दोनों को इक्वेट करके नहीं रख सकते। बहुत क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे होते हैं जिसमें एलएचएस सोल्व करेंगे और वो आरएचएस के इक्वल आ गया, दैट्स गुड, दैट्स ओके। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस और उन दोनों को सोल्व करते जा रहे हैं आप, और उन दोनों को सोल्व करते करते कहीं वो जाके इक्वल हो गए, तो वो इक्वल टू का साइन नहीं आता है बीच में, यू विल मार्क अ लाइन इन बिटवीन। वो मैं आपको तब बताऊंगा जब हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे।
Alright, I hope this question is clear, and this type of question will definitely come into 3 mark only, 2 mark में ये नहीं आएगा. Alright, let's move on to the last question of this session. मैंने आपसे फिर से आपको कहा था कि इस टाइप का क्वेश्चन मुझे आने की बिल्कुल उम्मीद है. इस सेशन में वी आर कवरिंग 2 सच क्वेश्चंस. ओके, पहला क्वेश्चन हमने किया था जिसमें 3 बेल्स वाला था, अभी कुछ देर पहले किया जो. और अब ये क्वेश्चन कौन सा है जिसमें आपको क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम. 2 टैंकर्स कंटेन 620 लीटर्स एंड 840 लीटर्स ऑफ डीजल. 2 टैंक्स हैं. टैंक 1, दिस इज टैंक 1 एंड दिस इज टैंक 2. ये टैंकर्स जो है सिलेंड्रिकल होते हैं. आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये क्यूबॉइडल क्यों बना दिया आपने. दिस इज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पसेस. ओके, ये सिर्फ रूपांतरण है. आप ये समझिए कि टैंक 1 की कैपेसिटी क्या है, 620 लीटर्स, एंड सेकंड टैंक की 840 लीटर्स ऑफ डीजल. अब वो कह क्या रहा है कि भाई 2 टैंकर हैं, डीजल टैंक्स हैं. आपने बहुत बार देखे भी होंगे रोड पे कि जब पेट्रोल पंप पे डीजल लाया जाता है या फ्यूल लेके आया जाता है तो वो इन टैंकर्स में लेके आया जाता है. ठीक है, अब एक टैंकर है 620 लीटर्स और एक टैंकर है 840 लीटर्स. वो कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर. कंटेनर क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी लिक्विड, कोई भी फ्यूल, कोई भी एलिमेंट, लाइक कोई भी लिक्विड आ सके. ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर विच कैन मेजर द डीजल ऑफ बोथ द टैंकर्स इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स. सबसे पहला सवाल तो आपको ये सोचना है कि भाई वो पूछ क्या रहा है. वो ये बोल रहा है हमें कि एक ऐसे कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी बताओ. जब वर्ड मैक्सिमम आता है ना तो आपको पहले तो HCF चमकना चाहिए कि यार ये HCF पूछ रहा होगा ज़रूर. लेकिन विश्वास मत करना इस बात पे कि HCF ही पूछ रहा होगा. आपको प्रैक्टिकली सोचना है इस चीज़ को. मैक्सिमम कैपेसिटी की उन दोनों टैंकर्स के फ्यूल को वो मेजर कर सके, ऐसे टैंक की कैपेसिटी पूछ रहा है, ऐसे कंटेनर की कैपेसिटी पूछ रहा हो. अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालोगे ना तो वो एलसीएम इन दोनों क्वांटिटी से बहुत ज़्यादा आएगा. ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि कंटेनर की जो कैपेसिटी होगी वो 1240 लीटर या 1680 लीटर. इतने हैवी कैपेसिटी का कंटेनर जो इन दोनों में मिक्स होके जाए, ऐसा कुछ कंटेनर नहीं चाहिए हमें. हमें चाहिए कि जैसे मग से लेकर आप उस कंटेनर में से, उस कंटेनर, मान लीजिए वो एक मग, एक कंटेनर है आपके पास. ठीक है, उस मग से आप फ्यूल निकाल रहे हैं और आप पेट्रोल पंप के मशीन में डाल रहे हैं या नीचे जो बेसमेंट बना होता है उसमें डाल रहे हैं. ठीक है, तो वो मग जो होगा उसकी कैपेसिटी क्या होगी, 1, 2, 5, 7, 10, 20, 40 लीटर, इतना इतना ही तो होगा वो. तो वो मग की वो कैपेसिटी निकालनी है आपको. बेसिकली वो एक छोटा नंबर है इन दोनों क्वांटिटी से. अगर वो इन दोनों क्वांटिटी से छोटा नंबर है तो आपसे वो क्या पूछ रहा है, HCF. बहुत बार आपको ये बताया जाता है, बहुत आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे लोग, टीचर्स, जो ये बोलते हैं कि अगर आपके पास मैक्सिमम वर्ड आ गया तो HCF निकाल दो. इस गलतफहमी में मत रहना. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें मैक्सिमम आने के बावजूद भी आपसे LCM निकाला जाता है. आपको वो क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा जब डिजिट्स की बातें करेंगे, जब रिवर्सल की बातें करेंगे, वो भी हम करेंगे. लेकिन आपको प्रैक्टिकली सोचना आना चाहिए कि क्या मतलब है. ठीक है, तो HCF क्या है. HCF निकालना है बेसिकली हमें 620 और 840 का HCF निकालना है. इसके लिए आप एक स्टेटमेंट भी लिखेंगे, दी टू फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन, सेम जैसे वो नहीं होता कि आप देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है और आंसर में वही लिखना है, तो कितनी लाइन लिखते हैं बचपन से, तो वो लाइन वही यहाँ से शुरू होती है. द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर, इससे पहले लिखेंगे टू फाइंड the maximum capacity of a container which can measure the diesel of both the tankers in exact number times, we need to find HCF. We need to find the HCF of 620 and 820 840. ये लाइन लिखनी है. उसके बाद आपको LCM HCF निकालना है इनका. तो HCF कितना कितना कैसे निकालेंगे, HCF निकाल लो.
आप फैक्टर्स कीजिए। 620 के फैक्टर क्या करेंगे, 2 × 310, 2 × 1 155 यानी कि 5 × 3 1 राइट। 5 × 10 एंड 20 एंड दिस करेक्ट। ठीक है, सिमिलरली 840 पे आएंगे जब, तो 2 × 420, 2 × 210, 2 × 105, 5 × 31, ये आपका इसका फैक्टर्स आएंगे। और 620 के फैक्टर्स, दोनों फैक्टर आपके पास आ चुके हैं। इधर 2 की पावर 2 है, इधर 2 की पावर 3 है, तो इनका HCF 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर भी है क्या, हाँ बिल्कुल है। 5 की पावर दोनों में है, 5 की पावर 1 आ गया। 31 भी है क्या, बिल्कुल है जी। 31 इधर भी है और इधर भी है, तो एक 31 हम ले लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 5 × 31, 4 × 5 इज 20 इंटू 31 विच इज 620। 620 तो नहीं आना चाहिए, गलत है, कुछ एरर है ज़रूर, चेक करो। क्योंकि 620 की टेबल में 840 दोनों आता ही नहीं ना, 840 तो आता ही नहीं ना। तो 840 620 तो नहीं आएगा। तो 620 के फैक्टर हमने सही किए हैं क्या, 2 × 2 × 5 दैट इज़ 20, 31 करेक्ट है। यहाँ 2 × 2 8 5 ज़र 40 एंड 31 × 4, ये गलत है, ये गलत किया हमने कुछ। 31 2 × 4 20, फिर 2 × 2 10, फिर 2 × 105 और 105, ये 5 गलत है। 105 5 × 21, यहाँ 21 आएगा। सो दिस 31 इज़ रॉन्ग, यहाँ 21 आएगा और ये 31 दोनों में नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। 20 वुड बी योर HCF सॉरी। सो 20 इज़ द आंसर। अब वो मैंने आपसे बोला था कि वो जो कंटेनर होगा जिसकी हम बात कर रहे थे, वो कंटेनर की कैपेसिटी इतनी ही तो होगी, 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, 15 लीटर, 60 लीटर, 40 लीटर, इतने ही लीटर की कैपेसिटी होगी। एंड इट वेरीफाइज ऑल्सो कि वो 20 लीटर का कंटेनर है जिससे हम दोनों ही टैंकर्स के डीजल को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा अपग्रेड करना होगा ना इसको, एग्जामिनर को। तो वो क्या बोलेगा कि मुझे ये बताओ कि वो जो कंटेनर है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ दैट कंटेनर वुड फिल द टैंक 1। आपने HCF निकाल लिया, HCF आया 20, बहुत बढ़िया, आधा सवाल हो गया। आपसे बोला गया कि इसमें कितने कितने हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, हाउ मेनी कंटेनर्स वुड फिल दिस टैंक। तो आप क्या करेंगे, 620 को यू विल डिवाइड बाई 20 एंड आप बोलेंगे कि वो 31 टाइम्स आपको वो मग से डीजल निकाल कर बेसमेंट में डालना पड़ेगा, देन ओनली दिस टैंकर वुड गेट फिल्ड फुल ब्लैंक, पूरा कंप्लीटली ब्लैंक हो जाएगा, वेकेंट हो जाएगा। और ये इसमें कितना लीटर लगे, कितनी बार लगेगा, हाउ मेनी। सो फॉर दिस यू विल डिवाइड 840 विद 20 एंड यू विल से कि दिस वुड बी 42। सो इसको 42 टाइम्स आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन को और अपग्रेड करना होगा तो वो बोलेगा यार मुझे ये बताओ कि उस मग को कितनी बार मुझे टोटल, इन टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार उसमें से डीजल निकाल कर टैंकर में से उसमें बेसमेंट में फिल करूं तो दोनों टैंक खाली हो जाएं। तो आप बोलोगे कि 31 इसको, 42 टाइम्स इसको, तो आपको टोटल 73 टाइम्स, टोटल 73 टाइम्स उस कंटेनर को फिल करके दोनों कंटेनर्स में से बेसमेंट में डालना पड़ेगा, सो दैट द बोथ द टैंकर्स आर कंप्लीटली वेकेंट एंड इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। वो किसी भी तरीके से एग्जामिनर इसको अपग्रेड कर सकते हैं क्वेश्चन। देर आर इनन्यूमरस वेज कि कैसे अपग्रेड किया जाता है क्वेश्चन। जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन करते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि क्वेश्चन को अपग्रेड किस तरीके से किया जा सकता है। एग्जाम्पलर इज नॉट ओनली अ बुक वेयर अपग्रेडेशन हैज़ बीन मैंशनड, लेकिन ऐसे हर साल नए क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो वो नए क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे बन सकते हैं उसकी भी हम बातें आगे आने वाले सेशंस में करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस वुड मार्क द एंड ऑफ आवर सेशन एंड कोई भी अगर आपको डाउट है जस्ट पिंग मी अप, ड्रॉप मी अ कमेंट एंड हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, as you know. Okay,
Thank you for joining me. Happy learning. Me signing off. Vipul Goyal. Bye bye.